नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जुडिशरी जंक्शन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग राजस्थान एपीओ के माइनर लॉस की सीरीज कर रहे थे और इस कड़ी में हमने प्रीवियस सेशन में राजस्थान एक्साइज एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो प्रीवियस सेशन में हमने राजस्थान एक्साइज एक्ट के 3-4 चैप्टर्स किए थे। आज हम उसके आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इनफैक्ट हम लोग सारी प्रोविजन डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको मार्क कराता चलूंगा कि कौन से प्रोविजंस हैं जो आपको ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए, ना सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऑल्सो जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो मेंस में भी वो कौन से सेक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए या जिससे एक मेंस में सवाल बन सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग आते हैं चैप्टर 5 पे और चैप्टर 5 का अगर आप हेड नोट देखें तो ये बात करता है ड्यूटीज, फीस एंड सरचार्ज के बारे में। तो ये जो चैप्टर 5 है साहब, यही समझ लीजिए होल इस लेजिस्लेशन का क्रक्स है। माने कुल जमा बात जो है वो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगाने के ऊपर है। तो ड्यूटी कैसे लगाई जाती है, ड्यूटी कौन लगाता है, ड्यूटी कितनी हो सकती है, इस सब के बारे में प्रोविजन है। देखिए, मेनली गवर्नमेंट का जो ऑप्शन होता है या गवर्नमेंट के पास जो आप कह सकते हैं कि उनका जो मेन एम है इस लेजिस्लेशन को पास करने का, एक्साइज थ्रू आउट इंडिया अलग अलग स्टेट्स में है। इसका पर्पस है रेवेन्यू कलेक्ट करना, जहां पे लिकर या बेवरेजेस जो इस तरीके के हैं उनके सेल के ऊपर टैक्स लगा करके, ड्यूटी लगा करके। तो ये पर्पस है मेनली गवर्नमेंट का पैसा अर्न करने का, और पैसा अर्न करने के बारे में ये जो चैप्टर है वो बात करता है कि किस प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन 28 कहता है कि साहब ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी, इसका जो प्रक्रिया है या इसके लिए जो बेस है, एक स्केलेटन है, वो इस प्रकार है कि साहब किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, ये राज्य सरकार प्रेस्क्राइब करेगी या राज्य सरकार तय करेगी। स्टेट गवर्नमेंट शैल इंपोज एक्साइज ड्यूटी या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी एट सच रेट और रेट्स। एट सच रेट और रेट्स का मतलब ये है कि सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का लिकर है, उसके लिए हो सकता है कि 200% का एक्साइज ड्यूटी हो, 100% का एक्साइज ड्यूटी हो। वहीं पे कोई और प्रकार का इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है या फिर और किसी प्रकार का एक लिकर है जिसके लिए ड्यूटी जो है वो 50% या 75% हो। और उसी प्रकार से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी होती हैं कि सपोज करिए कोई एक गुड्स है, गुड्स का मतलब कि कोई लिकर है जो इंपोर्ट होकर के आ रहा है किसी और स्टेट से, उसके ऊपर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, या फिर कोई फॉरेन लिकर है उसके ऊपर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि ड्यूटी जो है, जो स्टेट का राजस्व है, जो स्टेट के पास रेवेन्यू आना है, वो कवर अप हो सके। इस वजह से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। तो किस किस चीज पे लगाई जाएगी साहब? देखिए, कोई भी ऐसा एक्साइजेबल आर्टिकल है जिसके ऊपर शुल्क दिया जा सकता है, उसके इंपोर्ट के ऊपर, उसके आयात के ऊपर, निर्यात के ऊपर, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी। या फिर आप अगर लिकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी हमने देखा था, तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आता है भाई हेम प्लांट लगाना, लिकर को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, तमाम तरीके के जो लिकर्स हैं उनके जो अप्रेटिसेस वगैरह हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनको रखना। तो ये सारी चीजें जो है, या ब्रेवरी लगाना, या जो ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उनको स्टैब्लिश करना। तो इन सारी चीजों पे, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे भी ड्यूटी लगाई जाएगी। कल्टीवेशन पे, अगर आप हेम्प प्लांट यानी कि जिससे कि गांजा, भांग, चरस जैसी चीजें आप प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजों के उस प्लांट के कल्टीवेशन पे, या फिर कलेक्शन पे, जैसे हमने ताड़ी के बारे में बात किया था कि ताड़ी के ट्री को टैप करके उससे कलेक्ट किया जाता है ताड़ी, तो उसके कलेक्शन पे भी क्या लगाई जाएगी? ड्यूटी लगाई जाएगी। तो डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज लगाए जा सकते हैं। तो साहब देखिए, ये जो सेक्शन 28 है काफी इंपॉर्टेंट है, यही क्रक्स है इस लेजिस्लेशन का, जो ये बात कहता है कि साहब ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी कौन लगाएगा? ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा लगाई जाएगी। और इन सारी, आप ये जो जितने ABCDEF देख रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पहले सेक्शन के बाद अब चलते हैं आगे की बात। साहब इसके अंदर देखिए, एक तो ड्यूटी सेक्शन 28 में सिंपल एक्साइज ड्यूटी हो गई। इसके बाद सेक्शन 28 बात करता है सरचार्ज के बारे में, जो कि नेचुरल या मैन मेड कैलामिटी के कारण आ सकती है। तो कोई आपदा हो गई, आपदा से निपटने के लिए या आपदा की वजह से एक सरचार्ज लगाया जा सकता है, एक्स्ट्रा
टैक्स या एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जा सकती है, तो वो कितनी होगी? देखिए 50% से ज्यादा नहीं होगी। तो सपोज करिए कि पहले एक लीकर, मान लीजिए विस्की का एग्जांपल ले ले, तो विस्की मान लीजिए उसका 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको सेल करने के लिए उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है वो 200% है। तो 200% का मतलब ये हो गया कि लगभग 200 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो अब इसका जो प्राइस हो गया वो 300 रुपए हो गया। और अगर कहीं कोई कैलेमिटी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, किसी प्रकार की कोई कैलेमिटी हो गई या राइट्स हो गए, मैन मेड कैलेमिटीज भी हो सकती है, तो यहाँ पे और प्लस सरचार्ज लगाया जा सकता है जो 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि 50 रुपए और हो गए, तो टोटल जो ड्यूटी हो जाएगी कॉस्ट को मिला करके वो 350 रुपए, या ड्यूटी ड्यूटी सिर्फ कहें तो 250 रुपए इस केस में ड्यूटी देनी पड़ेगी सरचार्ज को लेकर के। ठीक है साहब, इसका जो सरचार्ज होगा वो एडिशन में होता है एक्साइज ड्यूटी के। ऑलरेडी जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, सपोज करिए 200% या 100%, उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर से फर्दर एक ड्यूटी लगाई जाएगी विच विल बी सरचार्ज। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? इसका इस्तेमाल सीधे सीधे किया जाएगा मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस के लिए। आप जैसे देख रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके की बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस सरचार्ज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो एडिशनल ड्यूटी वसूल की गई है, ये राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी। फिर सेक्शन 20 कहता है साहब मैनर ऑफ लेविंग ड्यूटी, यानी किस प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी। मैन्युफैक्चर के बेसिस पे लगाई जाएगी, सेल के बेसिस पे लगाई जाएगी, या किसी और तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ड्यूटी के लगाने के बारे में है, कर के लगाने के बारे में, यानी शुल्क के लगाने के बारे में है। तो ये कैसे होगा? जैसा कि राज्य सरकार डायरेक्ट करेगी उस प्रकार से होगा। सिंपल बात है ये। फिर पेमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। अब देखिए 28 बताता है ड्यूटी, 28 ये बताता है सरचार्ज, 29 बताता है कि साहब किस प्रकार से ड्यूटी लगाई जाएगी, एंड देन आता है आपका 30, ये कहता है कि साहब एक्सक्लूसिव प्रिविलेज अगर किसी व्यक्ति ने ले रखा है। हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि अगर एक्साइज कमिश्नर चाहे और सामने वाले की रिक्वेस्ट हो, तो ऐसे में वो किसी एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ लिकर के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दे सकता है। यानी कि साहब इस पर्टिकुलर लिकर का मैन्युफैक्चर सिर्फ आप करेंगे, आप इसको प्रोड्यूस करेंगे। या फिर ऐसा कह सकता है कि इस पर्टिकुलर लिकर या इस पर्टिकुलर एरिया का जो होलसेल है वो सिर्फ आपके पास होगा। तो यानी और कोई उस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, या वो भी व्यक्ति वहां पे सेल या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट के लिए आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी, बस ये सेक्शन 30 कहता है। तो सपोज करिए कि अगर किसी मैन्युफैक्चर के ऊपर 200% की एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो ऐसे में एक्सक्लूसिव राइट होने की वजह से हो सकता है कि आपको 250% देना पड़े या 300% ड्यूटी देना पड़े, या फिर हो सकता है कि 320%, जितना भी एक्साइज कमिश्नर तय करता है। तो ये जो ड्यूटी होगी आपकी, ये इंस्टेड ऑफ एक्साइज ड्यूटी हो सकती है या इन एडिशन टू एक्साइज ड्यूटी हो सकता है। ठीक है साहब, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी से ज्यादा आपको देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट पेएबल। तो सेक्शन 30A है, वो ये कहता है कि साहब किसी मैन्युफैक्चरर के ऊपर या सेलर के ऊपर या किसी भी प्रकार से आपका जो लिकर है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अगर आपने पे नहीं किया है विद इन टाइम, तो इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर। ठीक है साहब, तो पैसा कमाने के का जो एक तरीका है, उसके अंदर एक तरीका और ऐड कर दिया कि समय पे नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे बैंक्स के ऊपर ब्याज होते हैं कि साहब ब्याज है और ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, उसी तरीके से आपके इस टैक्स के ऊपर, आपके इस चार्ज ड्यूटी के ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया, इंटरेस्ट लगाया जाएगा एट सच रेट एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब। 6%, 5%, 2%, 10%, जितना भी हो, राज्य सरकार जितना बताए रूल्स के थ्रू उतना परसेंट इसके ऊपर इंटरेस्ट यानी इसके ऊपर ब्याज लगेगा। और इसके साथ साथ ये कैसा होगा, एक बात ये है, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट जो है 30A में, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और जो पैसा हम वसूलेंगे सामने वाले से, उस पैसे में से हम पहले क्या चुकाएंगे? पहले हम ड्यूटी और उसके बाद इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ड्यूटी है उसको पहले हम चुकाएंगे, उसको हम खत्म करेंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट को हम खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन जितने समय तक आपने पैसा नहीं दिया है, माने ड्यू डेट के बाद से, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। फिर देखिए
30A कहता है रिडक्शन या वेवर ऑफ एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है। तो जैसे 30A कहता है इंटरेस्ट के बारे में, 30AA कहता है कि साहब इसको कम भी किया जा सकता है, वेव भी किया जा सकता है या रिडक्शन भी किया जा सकता है, छोड़ सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक्साइज कमिश्नर को अगर ऐसा लगता है कि साहब सामने वाला व्यक्ति जो है उसका एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस कर देना चाहिए, वेव कर देना चाहिए, तो किया जा सकता है। इसके कारण दो हैं। एक कि सामने वाले को जेन्युइनली कोई हार्डशिप हो रही है एक्साइज ड्यूटी देने में, कोई कोई ऐसा कारण हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई और रीजन हो गया, कोई किसी मान लीजिए जैसे कोरोना का टाइम हो गया, तो ऐसे में जब सेल नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी दे पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा जो रिटेलर है, रिटेल शॉप जो है, या होलसेलर भी है या मैन्युफैक्चरर भी है। जब सेल ही नहीं हो रही है तो उसके ऊपर ड्यूटी देना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में ड्यूटीज को वेव किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्शन किया जा सकता है। और दूसरा, वो कोऑपरेट कर रहा है इस प्रोसेस में, यानी पेमेंट के प्रोसेस में कोऑपरेट कर रहा है, वो चाह रहा है देना, बट नेचुरल हार्डशिप है या जेन्युइन हार्डशिप है जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहा है, तो वेवर भी किया जा सकता है, रिडक्शन भी किया जा सकता है। तो साहब चैप्टर 5 में हमने ये 5 बातें देखी। सबसे पहले ड्यूटी लगाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी कि कितनी ड्यूटी कौन कौन सी चीजों पे लगानी है, ठीक है। इसके बाद हमने सरचार्ज के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि साहब अगर कोई प्रिविलेज आपके पास है तो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि आपको इंटरेस्ट पेबल होगा। फिर हमने देखा कि साहब वेवर भी किया जा सकता है। तो ये 5 मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। इंपॉर्टेंट सेक्शंस उस चैप्टर के कौन कौन से हैं, 28, 28A, 30, 30AA एंड 30A, ठीक है साहब। देन आते हैं लाइसेंसेस, परमिट्स एंड पासेस के बारे में, ठीक है। तो मेन उद्देश्य जो इस लेजिस्लेशन का हमने देखा कि साहब ड्यूटी लगाई जानी है, ठीक। ड्यूटी लगाएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि साहब कौन व्यक्ति है जिसको ड्यूटी देनी है। तो पहले हमने 3rd चैप्टर में मना कर दिया था कि साहब सेल ऐसे नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक लाइसेंस या परमिट के बाद ही होगी, ठीक। लाइसेंस परमिट कौन इशू करेगा, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइसेंस या परमिट इशू होगा कैसे, किस प्रकार से इसको इशू किया जाएगा। तो साहब देखिए, फॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब ग्रांट ऑफ लाइसेंस, परमिट और पास। पहला, बाय सच अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा दिया जाए, यानी कि एक्साइज कमिश्नर देंगे पास, परमिट या लाइसेंस, या डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर देंगे, जो भी एक्साइज ऑफिसर्स हैं इनके अलावा कौन पास दे सकता है उसके बारे में, ठीक है साहब। लाइसेंस, पास या परमिट। लाइसेंस होता है ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर सेल वगैरह के लिए, परमिट होता है कि साहब आप पोजीशन में रख सकते हैं किसी चीजों को, रिटेल वाले हो गए, होलसेल वाले हो गए, और उसी तरीके से पास होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देन पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस कैसे होगी, कितनी होगी उसके बारे में, लाइसेंस लेने के लिए कितनी पेमेंट ऑफ फीस होगी। यानी देखिए, सपोज करिए कि एक एरिया है, आप मान लीजिए कि ये प्रयागराज है, और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एरिया है, मान लीजिए सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस में एक पर्टिकुलर रिटेल शॉप है जिसका लाइसेंस आपको मिलना है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि भाई टेंडर है, ठेका लिया है। तो जब आप अप्लाई करते हो एक प्रोसेस होता है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन के लिए और लाइसेंस इशू होने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ती है। तो वो लाइसेंस के लिए कितनी फीस होगी, टैक्स ड्यूटी तो बात की बात है, उसके लिए पेमेंट ऑफ फीस कितनी होगी, इसके बारे में सेक्शन 31 बताता है कि पेमेंट ऑफ फीस भी देनी पड़ेगी। और जो लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस, इसके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। फिर देखिए, इन सच फॉर्म, यानी कुछ फॉर्मेट होगा इसका, कोई एक एक पर्टिकुलर प्रारूप होगा जिसके तहत आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई टेंडर नोटिस आया, आपने बिड किया, आपका नाम लॉटरी में निकला, फिर उसके बाद आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देना है, अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद जो है आप अप्लाई करेंगे, फीस जमा करेंगे, ड्राफ्ट देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो किस फॉर्मेट में होगा, और फॉर सच पीरियड कितने समय के लिए ये जो लाइसेंस है, परमिट पास है, आपको मिलेगा, इसके बारे में ये सारी बातें सेक्शन 31 में लिखी हुई हैं। तो फॉर्म्स जो आपके लाइसेंसेस हैं, परमिट्स है, पास हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशंस में, फॉर्मेट में दिए जाएंगे, और क्या क्या उसकी प्रक्रिया होगी इसके बारे में चैप्टर है। फिर देखिए सेक्शन 32 बताता है सेविंग ऑफ लाइसेंसेस इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 1950 में लेजिस्लेशन आया, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले जो है जो सेल है लीकर की, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, लगती थी। तो वो जो लगती थी ड्यूटी, उसके लिए भी यही प्रोसेस था लाइसेंसेस का। ऑब्वियसली इसको कंसोलिडेट करके इस लेजिस्लेशन में डाल दिया गया है।
तो जो पासेस पहले वाले इशूड थे किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू या किसी मान लीजिए कि किसी रूल के थ्रू इशू हुए होंगे, उन पासेस को, उन परमिट्स को, लाइसेंसेस को भी क्या माना जाएगा, इसको वैलिड माना जाएगा, यानी वो पासेस अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगे। अब जब नया एक्ट आ गया है, नए प्रोसेसेस के थ्रू नए मिलेंगे, लेकिन जो पुराने अभी चल रहे हैं, जब तक उनका टाइम लिमिट है तब तक वो चलेंगे। फिर देखिए सेक्शन 33 काउंटर पार्ट अग्रीमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो जब किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है तो उससे एक अग्रीमेंट भी किया जाता है, उससे सिक्योरिटी भी ली जाती है। जैसे अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सपोज करिए कि आप एक एरिया में एक रिटेल शॉप का लाइसेंस लेते हैं, तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या आप ये समझिए कि एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि साहब आप 5 करोड़ का सेल जो है वो करेंगे इन अ ईयर। ठीक है, इतनी सेल आपको करनी है। इस सेल का आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटर पार्ट अग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है साहब। तो अभी हमने देखा कि लाइसेंस देने के बारे में 31 बात कर रहा है, और फिर अब देखते हैं 34 कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में। सब पावर टू कैंसल या फिर सस्पेंड द लाइसेंस, लाइसेंस को कैंसिल करने या लाइसेंस को सस्पेंड करने के बारे में। अब देखिए लाइसेंस में भी कैंसल्ड बाय एक्साइज ऑफिसर, किसी भी एक्साइज ऑफिसर द्वारा, ऑब्वियसली जिसने दिया हो या जो हायर अथॉरिटी हो, वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। कब, कंडीशंस क्या क्या हैं, देखिए ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें एक लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। इट इज ट्रांसफर्ड सबलेट विदाउट परमिशन। तो एक्स व्यक्ति का लाइसेंस है, उस लाइसेंस को उसने ट्रांसफर कर दिया वाई को, या सबलेट कर दिया कि साहब ठेका आपका है लेकिन आपने उसको सबलेट कर दिया, किसी और को दे दिया। तो ये चीज अगर आपने विदाउट परमिशन की है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसी तरीके से इफ एनी ड्यूटी और फी पेबल इज नॉट पेड, कोई ड्यूटी है, मतलब जो इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपने नहीं दी है, तो एक्साइज ड्यूटी ना देने की कंडीशन में तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ लाइसेंस, परमिट और पास, जो परमिट या पास आपको दिया जाएगा वो सर्टेन कंडीशंस पे दिया जाएगा, उसका ब्रीच होता है तो यस, उस ब्रीच के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। फिर इफ लाइसेंसी इज कन्विक्टेड अंडर अंडर दिस एक्ट, या किसी रेवेन्यू लॉ में किसी कॉग्निजेबल या नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए, या डेंजरस ड्रग एक्ट में पनिशेबल हो गया, या आईपीसी की धारा 482 से 489 के अंदर कन्विक्ट हो गया, फूड इडल्ट्रेशन वगैरह के लिए अगर कन्विक्ट हो गया है तो भी उस व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। फिर अगर किसी व्यक्ति को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिला हुआ है, जैसे अभी हमने बात की थी कि साहब इस एरिया में सिर्फ आप ही मैन्युफैक्चर करेंगे, या ये दारू आप ही मैन्युफैक्चर करेंगे, या सेल आप ही करेंगे, वो व्यक्ति रिक्विजिशन करके अपने इस लाइसेंस को, एक्सक्लूसिव राइट्स का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करा सकता है। फिर इफ लाइसेंस, परमिट और पास प्रोवाइडेड फॉर कंडीशन एट कैंसिलेशन एट विल, तो जो पास इशू किया गया था, जो परमिट इशू किया गया था, उसके अंदर ही कंडीशन थी कि जब भी इच्छा हो इसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो कैंसिलेशन एट विल हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पे कैंसिल किया जा सकता है लाइसेंस। अगेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। जो बातें याद रखनी है, देखिए जब कैंसिल होगा तो कोई कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा। ठीक है साहब। फिर अदर लाइसेंसेस में ऑल्सो भी कैंसल्ड, अगर किसी व्यक्ति का सपोज करिए कि एक लाइसेंस है जो कि एक्साइज एक्ट में, इस एक्साइज एक्ट, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में दिया गया था, इसके तहत इसके अंदर उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो उसका लाइसेंस हो सकता है कि अगर डेंजरस ड्रग एक्ट में दिया गया हो 1930 के कोई लाइसेंस, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है साहब। तो एक लाइसेंस कैंसिल होने पे दूसरा भी किया जा सकता है। सेक्शन 34 में अगर कैंसिलेशन या सस्पेंशन होता है तो किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान में रखिएगा। 35 कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इन अदर केसेस। तो देखिए आइदर ऑन 15 डेज नोटिस और विदाउट नोटिस आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस अपना कैंसिल करा सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपको लाइसेंस मिला है, आप चाहते हैं कि साहब मैं इससे ज्यादा अब अपना ठेका नहीं चलाना चाहता, तो आप रिक्विजिशन करिए उनसे, आप उनको नोटिस दे दीजिए 15 दिन का, और 15 दिन के नोटिस या विदाउट नोटिस भी आपको क्या किया जा सकता है, लाइसेंस आपका कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। और ये आपको फीस जो है वो वापस दे दी जाएगी। यानी ऊपर जो 34 में कंडीशंस थी फॉल्ट वाली,
उन कंडीशंस में होगा तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उनके अलावा अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो पैसा वापस आपको मिल सकता है। ठीक है, इलेक्शन का सॉरी एक्साइज कमिश्नर आपको 15 दिन का नोटिस दे करके या फिर आपको विदाउट नोटिस भी कैंसिल कर सकता है। लेकिन हाँ, आपका जो ड्यूटी आपने पहले पे कर दी है या जो रिमेनिंग पीरियड के लिए ड्यूटी है उसको वापस किया जा सकता है। फिर सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल। अब देखिए, 1 महीने का नोटिस दे करके राइटिंग में एक्साइज कमिश्नर को आप क्या कर सकते हैं, फी की पेमेंट करके अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, आपको लाइसेंस इशू हो गया, आप नहीं चलाना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए सरकार को। आपकी जो फीस है उतने समय के लिए या इशू ऑफ लाइसेंस के लिए जो फीस है वो भी आप दे देंगे, आपका लाइसेंस सरेंडर हो जाएगा। फर्दर आपको कुछ नहीं करना। लेकिन 2 बातें याद रखने वाली है। एक तो 1 मंथ का नोटिस इसके अंदर देना है राइटिंग में, किसको, एक्साइज कमिश्नर को। दूसरी बात ये याद रखनी है कि सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को भी लाइसेंस ग्रांट हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम आया है बिड में, उसको बिड में उसका नाम निकल गया है, वो फाइनलाइज हो गया है, उसको लाइसेंस मिलने वाला है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, यहाँ पे भी वो अपना सरेंडर कर सकता है। जरूरी नहीं कि लाइसेंस इशू हो गया हो उसको। ठीक है साहब। फिर 37, रिन्यूअल का कोई अधिकार नहीं है और रिन्यूअल नहीं होता है तो कंपनसेशन भी आपको नहीं मिलेगा और नॉन रिन्यूअल। सपोज करिए आपको 1 साल के लिए और 1 ईयर आपको लाइसेंस मिला कि साहब आप इस जगह पे एक रिटेल शॉप चला सकते हैं। अब इस लाइसेंस की अवधि 1 साल की है और 1 साल में खत्म हो जाता है। अगले साल आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, ठीक है, तो रिन्यूअल ना होना ये कंडीशन नहीं कि साहब आप कहें कि नहीं मेरा अधिकार है, रिन्यूअल होना चाहिए। रिन्यूअल नहीं होगा और आपको कोई कंपनसेशन इस बारे में नहीं मिलेगा। ठीक है साहब। फिर सिर्फ टेक्निकल इरेगुलरिटीज की वजह से आपको किसी प्रकार का लाइसेंस कैंसिल आपका नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, चैप्टर जो 7 है अगला, जो जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, उसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 39 कहता है साहब वेट्स मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जितने भी वेट्स यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वजन है जिससे नापा जाता है कि साहब कितना किलो, कितना तोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या मेजर्स हैं 1 लीटर 2 लीटर या जितना भी एवल नापने के लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन सब को क्या करना है, वेल कंडीशन में रखना है। इंस्पेक्शन जब भी कोई एक्साइज ऑफिसर करता है, इंस्पेक्शन कराना है, मेंटेन रखना है, ऑफर फॉर इंस्पेक्शन करना है। तो ये ड्यूटी है मैन्युफैक्चरर की या सेलर की, लाइसेंसी की, कि साहब जो है इन चीजों को भी दुरुस्त रखे। ये सेक्शन 39 है वेट्स एंड मेजर्स के बारे में। इतना आप याद कर लें, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चैप्टर 7 के अंदर। अब देखिए हम लोग आते हैं चैप्टर 8, आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। ये जो ऑफिसर्स होंगे, एक्साइज ऑफिसर्स जिनको हम कहते हैं, इनकी क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज है, यानी अरेस्ट के मामले में, सर्च एंड सीजर के मामले में, या एक्साइज ड्यूटी वसूलने के मामले में, ये सब क्या क्या कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के वो क्या कर रहा है, शराब बेच रहा है, या लाइसेंस की कंडीशंस को ब्रीच करते हुए बेच रहा है, ट्रांसपोर्ट का पास नहीं है फिर भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तस्करी की जा रही है इलीगल मैनर में, तो ये सब चीजें रोकनी भी तो है, ताकि एक्साइज ड्यूटी जिस जो व्यक्ति लाइसेंस्ड है वो सिर्फ इसको कर सके और साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी मिल सके। अब अगर इलीगल मैनर में, अनलॉफुल मैनर में होगा तो एक्साइज ड्यूटी तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो ऑफिसर्स हैं एक्साइज के, उनके पास सर्टेन पावर्स है और कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो देखिए सबसे पहला सेक्शन 43, पावर टू एंटर प्लेसेस। ये कहता है एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक, यानी कि एक रैंक बता दी जाएगी किसी भी एक्साइज ऑफिसर के बारे में कि हाँ साहब इस रैंक से ऊपर वाले ऑफिसर के लिए सिर्फ ये पावर है। क्या क्या पावर है देखिए, एंटर एनी टाइम डे और नाइट प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर और स्टोरेज। तो जहां पे शराब लिकर बनाई जा रही है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वहां पे वो किसी भी टाइम पे एंटर कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमेशा ही चलती रहती है। उसी तरीके से जहां पे सेल हो रही है वहां पे जब भी वो दुकान ओपन है फॉर सेल और अदरवाइज, उस प्लेस पे जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री करने का अधिकार है। मैन्युफैक्चर की जगह पे, सेल की जगह पे, मैन्युफैक्चर की जगह पे 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं, सेल की जगह पे जो वो शॉप ओपन हो तब जा सकते हैं। ठीक है साहब। फिर एग्जामिन बुक्स, अकाउंट्स, रजिस्टर, इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्रा। तो अब ये जो प्लेसेस हैं जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है,
उनके बुक्स को, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, वो रजिस्टर्स को, बुक्स को, इन सबको इंस्पेक्शन किया जा सकता है। फिर सीज एनी मेजर, वेट और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एसेट्रा। तो ये जो आपके मेजर्स एंड वेट्स हमने 39 में अभी देखे थे, उनको सीज भी किया जा सकता है। देखिए इसके आगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रोविजन है कि साहब इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अभी पीछे हमने देखा कि साहब एंटर कर सकते हैं प्रेमाइसेस को जहां पे भी मैन्युफैक्चर या सेल हो रहा है। इसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है किसी भी एक्साइज ऑफिसर को नॉट बिलो सच रैंक, जैसा कि राज्य सरकार बताएगी, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है मामले को। और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसके पास वही पावर होगी, सेम पावर्स एज ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन अ कॉग्निजेबल केस। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अभी है यानी सीआरपीसी के अंदर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स हैं इन्वेस्टिगेट करने की किसी भी मैटर को इन अ कॉग्निजेबल केस, वैसी ही सेम पावर्स एक्साइज ऑफिसर के पास होगी जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा किसी मामले को। तो आगे जो ऑफेंसेस हम देखेंगे जो इस एक्ट के अंदर में कमिट होता है चैप्टर 9 में, उन ऑफेंसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जब कोई एक्साइज ऑफिसर कर रहा होगा तो वो सेम पावर्स रखेगा जो पावर्स किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं साहब। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पावर्स ऑफ अरेस्ट एंड सीजर। तो पुलिस ऑफिसर के पास यानी एक्साइज ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की और सीज करने की पावर्स हैं। तो ये हिमें अरेस्ट एंड सीज विदाउट वारंट, देखिए साहब विदाउट वारंट कर सकता है। ऑफिसर्स कौन कौन से कर सकते हैं? एक्साइज एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं इनको, एक्साइज एक्ट के अंदर वाले ऑफेंसेस को आप कहें अगर कि अरेस्ट करने की पावर और सीजर करने की पावर सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ऑफिसर के पास नहीं है, ये सारे ऑफिसर्स हैं। देखिए साहब, पहला एक्साइज ऑफिसर है तो एक्साइज ऑफिसर कोई भी हो ये तो कर ही सकता है। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर कोई है वो भी एक्साइज एक्ट के अंदर वाले ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन यानी अरेस्ट और सीजर कर सकता है। सॉल्ट ऑफिसर जो है, सॉल्ट से रिलेटेड है, सॉल्ट एक्ट जो है उसके अंदर, कस्टम्स के जो है कस्टम्स एक्ट के अंदर, नारकोटिक्स के एनडीपीएस एक्ट के अंदर में जो ऑफिसर्स हैं, या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, ये सब क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इशू ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट और सर्च। तो साहब किसी भी जगह पे, जैसे हम सीआरपीसी में सर्च वारंट के बारे में पढ़ते हैं कि साहब एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन परिस्थितियों में सर्च वारंट इशू कर सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे इस एक्ट के ऑफेंसेस के लिए अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। कौन कर सकता है? एक्साइज कमिश्नर के पास भी पावर है सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट इशू करने की, और मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट इशू करने की। सब मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है। फिर सेक्शन 47 सर्च विदाउट वारंट, बिना वारंट के सर्च करने की पावर्स भी है। एक्साइज ऑफिसर को अगर ये लगता है साहब कि एक एक्स प्लेस है जहां पे सर्च करना है, लेकिन इस सर्च को करने से पहले यानी सर्च वारंट लेने से पहले क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति यानी जो ऑफेंडर है वो यहां से वो सारे सबूत मिटा देगा, यहां से वो सारी चीजें हटा देगा, या अरेस्ट करने जा रहे हैं वो इवेड हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पहले वो सर्च कर ले, उसके बाद जो है जो वारंट और ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसको कंप्लीट कर सकता है। तो अगर किसी ऐसी परिस्थिति में लगता है कि साहब सर्च विदाउट वारंट करना ज्यादा आवश्यक है, एक्सपीडियंट है, तो सर्च विदाउट वारंट वो कर लेगा साहब। फिर इसके बाद देखिए एक्साइज ऑफिसर में सर्च विदाउट वारंट, इफ वारंट कैन नॉट बी इशूड विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप। फिर देखिए प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ये जो सर्च और अरेस्ट है इसके अंदर प्रोसीजर कौन सा लगेगा? सीआरपीसी या बीएनएसएस का जो प्रोसीजर है, प्रोविजन है, वही लगेगा ये जो वारंट एग्जीक्यूशन के बारे में है। तो आपने हमने पढ़ा होगा बीएनएसएस में कि साहब जब वारंट इशू किया जाता है सर्च के लिए तो वो जिस ऑफिसर को दिया जाता है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अरेस्ट वारंट वो एग्जीक्यूट करेगा, बिलेबल वारंट, नॉन बिलेबल वारंट, तमाम तरीके की बातें आप सीआरपीसी या बीएनएसएस में पढ़ते हैं। तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे लागू होंगे। वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है ऑफिसर के द्वारा जिसको जिसको ये दिया जाएगा। साथ ही साथ जब वो अरेस्ट कर लेगा या सर्च एंड सीजर कर लेगा तो इस मामले की रिपोर्ट एक्साइज ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर को देगा। तो रिपोर्ट बना करके देगा सुपीरियर ऑफिसर को विद इन 24 आवर्स। और इसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे बताई गई कि साहब देखिए सर्च के लिए क्या होता है कि जब आप सर्च करते हैं तो
कहीं पुलिस ने गलत सर्च तो नहीं किया है या सर्च इलीगल तो नहीं है, इस बात को हटाने के लिए या दूर करने के लिए एक चीज होती है कि साहब विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है अरेस्ट के समय। अब विटनेसेस की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो जरूरी नहीं है कि वहां के लोकल जो जैसा हम देखते हैं कि साहब कोई भी फैमिली रिलेटिव नहीं अरेस्ट मेमोरेंडम बनाते वक्त तो एक एक कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी को बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि वहां का लोकल इनहेबिटेंट हो, कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो वो विटनेस की तरीके से आ सकता है, विटनेस बन सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब उस जगह का लोकल इनहेबिटेंट नहीं है, इस वजह से सर्च इलीगल नहीं होगी या अनलॉफुल नहीं होगी। फिर उसी तरीके से 162 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आज की डेट में कहें आप तो 181 सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो जो स्टेटमेंट है टू द पुलिस उसके इस्तेमाल के बारे में है। तो 162 कहता है ना कि साहब इस्तेमाल इसका कहीं नहीं कर सकते, सिर्फ उसको जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पे लागू नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए मॉडिफिकेशन इन सीआरपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, हो सकता है कि प्री में इससे सवाल आपको देखने को मिल जाए। सेक्शन 49 इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। देखिए ये कहता है कि साहब ऑफेंसेस जैसा 54 के प्रोविजन में है या 54 बी में या 54 डी में या 56 में है। जैसे 54 ये कहता है कि साहब आपके पास बिना लाइसेंस वगैरह के अगर पोजीशन में दारू है तो आप पनिशेबल हैं। अच्छा, अगर यही दारू प्रोविजन कहता है कि 50 बल्क लीटर है, बल्क लीटर क्या होता है आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, बल्क लीटर या उससे ज्यादा है तो ज्यादा सजा का प्रावधान है। 52 बी आप देखते हैं एडल्ट्रेशन के बारे में, आप इसी तरीके से देखते हैं ये जो प्रोविजंस है 54 बी 54 डी और 56, ये सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि ऑफेंसेस से जो लॉस हो रहा है, जो इंजरी हो रही है वो काफी सीवियर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि साहब ऐसे में 167 सीआरपीसी यानी जो आज की डेट में 187 बीएनएसएस है, उसमें जो 60 डेज का कस्टडी टाइम दिया हुआ है ना कि साहब इसको अदरवाइज देन पुलिस कस्टडी रख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल या उससे कम है तो, और उसी तरीके से 90 डेज अगर 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो। यहाँ पे बता रहे हैं कि साहब जो 60 डेज है उसको आपको रिप्लेस कर देना है 120 डेज से, यानी 10 साल तक की सजा वाले जो अपराध हैं वहां पे 120 दिन कस्टडी में रख सकते हैं, यानी चार्जशीट फाइल करने का जो समय है वो 120 दिन दे दिया। उसी तरीके से 90 दिनों के लिए क्या कर दिया, 180 दिन दे दिया। तो यानी ये जो कस्टडी का टाइम पीरियड 60 और 90 है उसको जस्ट डबल कर दो आप, 120 और 180 कर दो आप। और साथ ही साथ देखिए सेक्शन 438 नहीं अप्लाई होगा, एंटीसिपेटरी बेल जो है किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती एक्साइज के अपराधों में। ठीक है साहब, फिर देखिए सेक्शन 50 कहता है ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट टू हेल्प एक्साइज ऑफिसर्स, तो अदर डिपार्टमेंट के जैसे पुलिस हो गए, नारकोटिक्स हो गए, ये भी एक्साइज ऑफिसर्स को हेल्प करेंगे। 51 कहता है कि लैंड ओनर्स लैंड होल्डर जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे, किसी व्यक्ति की कोई जमीन है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि एक्साइज एक्ट के अंदर में ऑफेंस है, यानी इसके चैप्टर 9 में ऑफेंस है, तो ऐसी चीज की सूचना उस लैंड ओनर को किसको देनी है, एक्साइज ऑफिसर्स को देनी है, उसकी ड्यूटी है ये। फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जो पुलिस स्टेशन है उसकी ड्यूटी है कि साहब जो भी माल उसके सामने जमा किया जाए एक्साइज ऑफ से रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए वो उसको कस्टडी में, सेफ कस्टडी में रखेगा। देन अब देखिए सेक्शन 53, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, प्री के हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। कहता है कि साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है क्लोजर ऑफ अ शॉप, क्या मेंटेन करने के लिए, पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए। अब मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ऐसा धरना हो रहा है जहां पे अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, जहां पे रायट हो सकता है, जहां पे जान माल की हानि हो सकती है, तो ऐसे एरियाज में शॉप को बंद करने के लिए जो है आदेश दिए जा सकते हैं। जहां पे सौहार्द बिगड़ गया है, धार्मिक सौहार्द बिगड़ गया है, कोई भी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से लगता है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस एरिया में तुरंत डीएम ऑर्डर कर सकते हैं कि जो शॉप है, रिटेल शॉप्स है, उनको क्लोजर कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा आदेश मैजिस्ट्रेट भी दे सकता है, किसी भी क्लास का हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, या पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है जो कांस्टेबल की रैंक से अबव का है, यानी कि मान लीजिए कि जो है एसआई वगैरह या इससे ऊपर के रैंक के लोग दे सकते हैं। फिर क्लोजर का ऑर्डर दे सकते हैं राइट या अनलॉफुल असेंबली की कंडीशन में, या लाइसेंसी जो है बिना किसी आदेश के खुद से भी शॉप को बंद कर सकता है ऐसी परिस्थिति देखते हुए।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको आदेश दिया जाए तो ही वो बंद करे। अगर उसको लगता है कि साहब रायट होने की संभावना है, अनलॉफुल असेंबली की संभावना है, तो वो शॉप को अपनी क्लोज कर सकता है। ही शुड नॉट हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। फिर देखिए साहब, ऑफेंसेस अगेन इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस देखिए दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है। प्री में भी इसका कोई ना कोई ऑफेंस एक पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि साहब मेंस में भी इससे एक सवाल बन सकता है ऑफेंसेस से रिलेटेड। तो अब इसमें कौन से ऑफेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 54 है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कहता है। 54 कहता है कि साहब आप अगर एक अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या पोजेशन करते हैं तो फिर आपको सजा होगी। क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं देखिए। कहता है साहब, एनी पर्सन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट या रूल, लाइसेंस, परमिट या पास, कोई भी व्यक्ति जो इस एक्ट के रूल के कॉन्ट्रावेंशन में काम करते हुए या उसको जो लाइसेंस मिला है, परमिट मिला, पास मिला है, उसकी कंडीशन को ब्रीच करते हुए उसके कॉन्ट्रावेंशन में क्या करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, कलेक्ट करता है, पजेस करता है, क्या एक साइजेबल आर्टिकल को, या फिर वो क्या करता है, कल्टीवेट करता है हेम्प को, गांजे का पौधा लगाता है, कल्टीवेट करता है, डिस्टिलरी कंस्ट्रक्ट करता है, पॉट स्टिल बनाता है, भट्टी लगा देता है, ब्रूअरी लगा देता है बियर बनाने के लिए, देसी दारू बनाने के लिए भट्टी लगा देता है। तो इन सब सिचुएशन के ये सब जो चीजें करता है तो ऑफेंस करता है। या मटेरियल रखता है, यूटेंसिल रखता है विदाउट लाइसेंस दारू बनाने वाले। फिर किसी एक साइजेबल आर्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, मैन्युफैक्चर हो गया, बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के आप वहां से रिमूव कर नहीं सकते, वो रिमूव करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। फिर बॉटल करता है एनी लिकर, यानी कि हमने देखा था बॉटलिंग का एक प्रोसेस होता है, टू बॉटल की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जिसने मैन्युफैक्चर कर लिया है, अब मैन्युफैक्चर वो बड़े उसमें फ्लास्क में और किसी चीज में है, उसको बॉटल के अंदर भरना है, तो उसी को टू बॉटल कहा जाता है। तो बॉटल करता है तो भी ऑफेंस है विदाउट लाइसेंस। या फिर ताड़ी को टैप करता है, ड्रॉ करता है, यानी कि निकालता है, या फिर ये जो पेड़ है ताड़ी का, यहाँ से वो अपना वो जो बास्केट है वो लगाता है, टैप करता है, छेद करता है कि ताड़ी इसके अंदर कलेक्ट हो जाए। तो ये सब चीजें अगर करता है व्यक्ति तो अपराध कर रहा है किसका, सेक्शन 54 का। इंपॉर्टेंट है, ठीक है साहब। पनिशमेंट क्या है इसकी, देखिए इन सब की पनिशमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इजी है याद करने के लिए। सब जगह मैक्सिमम जगहों पे ये दिया हुआ है कि नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन इस यहाँ पे क्या है 6 मंथ्स, लेकिन कहां तक एक्सटेंड हो सकता है 3 साल। यानी कि 54 का अपराध करने पे आप इनमें से कोई भी चीज अगर करते हैं तो कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 3 साल तक की सजा हो सकती है। फाइन कितना हो सकता है साहब, 20,000 रुपए का फाइन हो सकता है, या फिर 5 टाइम्स ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो सपोज करिए कि आपने एक दारू इंपोर्ट की है बिना लाइसेंस के करते, तो सरकार को मान लीजिए 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मिलता है इससे। सपोज करिए छोटा अमाउंट है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम लोग 1 लाख रुपए का रेवेन्यू मिलता है इसको सरकार से ड्यूटी लगाने पे। क्योंकि आपने विदाउट लाइसेंस किया तो 54 का अपराध हुआ। तो ऐसे में सरकार का ये जो 1 लाख रुपए गया है, तो जब आपको फाइन लगाया जाएगा तो इसका 5 टाइम्स लगाया जा सकता है, यानी 5 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माने के रूप में लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अब इनमें से जो भी ग्रेटर होगा, 20,000 या 5 टाइम्स ऑफ द लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो ज्यादा होगा वो लगाया जाएगा। ठीक है साहब, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर। ठीक है साहब। फिर देखिए इसका प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो कहता है कि साहब यही जो ऊपर हमने बिना लाइसेंस के दारू जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया या बनाया या जो जो भी चीजें करी, अगर वो जो क्वांटिटी है वो 50 बल्क लीटर से ज्यादा है। 50 बल्क लीटर क्या होता है, देखिए आपने अगर देखा हो, आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ये अनुभव हो कि उन्होंने कभी शराब की बोतल देखी हो। ठीक है, हालांकि मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को शराब पीने के लिए, आप ये ना समझें कि मैं इनकरेज कर रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए कि आपके पास ये शराब की बोतल है, इसके ऊपर आपने कभी देखा होगा कि 44% वीवी लिखा होगा। ठीक है, या फिर जो है 48% वीवी लिखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जो वॉल्यूम है वो कितना है।
ठीक है, 48% है इसके। मान लीजिए कि 100 ml है तो उसके अंदर से 48 ml जो है वो लिकर है, अल्कोहल है, ठीक है, शराब। अब इसके अंदर क्योंकि अल्कोहल के साथ साथ और भी चीजें होती हैं, और भी लिक्विड्स हैं जो मिलाए जाते हैं, एसेंस मिलाए जाते हैं, वो सारी चीजें। तो जो बल्क लीटर है वो कहता है कि साहब बल्क लीटर का मतलब ये है कि हम इसको ना 480 ml के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम इसको ये देख रहे हैं कि साहब 1 लीटर, इसी इसी लिक्विड कंपाउंड का 1 लीटर, इसी लिक्विड कंपाउंड के 1 लीटर को बल्क लीटर कहा जाता है। ठीक है, बल्क लीटर, यानी कि इसमें अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से लीटर नहीं देख रहे हैं, हम टोटल इस ड्रिंक के हिसाब से लीटर देख रहे हैं। तो ये जो टोटल पदार्थ है, इस तरीके से देखिए, आपने कभी सीज होते हुए देखा होगा, ये सब देखिए देसी दारू के कंटेनर्स रखे हुए हैं, बड़े ढेर सारे पकड़े कभी पुलिस। तो इसकी पनिशमेंट कितनी होगी साहब, बढ़ जाएगी। जो पहले 6 महीने और मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 3 साल थी, वो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक हो जाएगी। और फाइन जो है वो 20,000 रुपए या फिर 10 गुना हो जाएगा लॉस ऑफ रेवेन्यू का। अगर 1 लाख का लॉस ऑफ रेवेन्यू है तो अब 10 लाख रुपए का फाइन हो सकता है आपको। तो विच एवर इज हायर, 20,000 या 10 टाइम लॉस ऑफ रेवेन्यू से। ठीक है साहब, ये हो गया आपका 54। अब देखिए, इसके बाद आता है 54B, एडल्ट्रेशन, शराब में मिलावट करना। आपने ऐसी मिलावट करी और जिस मिलावट से क्या हो गया, किसी व्यक्ति की जान चली गई, इंजरी हो गई, लॉस हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा साहब? तो देखिए, अगर इंजरी किस नेचर की है, एडल्ट्रेशन की वजह से इंजरी होती है डेथ में, तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट जो कि नॉट लेस देन 2 ईयर्स होगा, और जो एक्सटेंड हो सकता है कहां तक, सब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है। फाइन 1 लाख रुपए, जो और कम से कम 1 लाख रुपए, और जो एक्सटेंड हो सकता है 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, उसी तरीके से डिसेबिलिटी के केस में या ग्रीवियस हर्ट के केस में इम्प्रिजनमेंट तो सेम है, कम से कम 2 साल या मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। फाइन थोड़ा कम हो जाएगा, 1 लाख 10 लाख की जगह 50,000 और 5 लाख तक का हो सकता है, यानी कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। फिर देखिए, अदर इंजरी इसके अलावा कोई होती है तो कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का हो सकता है, और फाइन कितना हो सकता है, 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो कम से कम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और अगर आप अपने पोजेशन में एडल्ट्रेटेड दारू रखते हैं, आपके पास क्या पाया जाता है, एडल्ट्रेटेड दारू रखते हैं आप, जानते हुए कि साहब ये मिलावटी शराब है, ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, किसी को बेचने के लिए आपने रखा हुआ है। तो ऐसे में अभी किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी को बेचा नहीं, सिर्फ पोजीशन में, तो कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की हो सकती है, और फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ठीक है साहब, ये सजा जो है किसी व्यक्ति को पोजीशन में एडल्ट्रेटेड दारू रखने के लिए मिल सकती है। फिर देखिए, सेक्शन 54C, ये क्या कहता है, कंपनसेशन देने के बारे में बात करता है। तो वो जो एडल्ट्रेशन हमने देखा, एडल्ट्रेशन की वजह से अगर किसी की डेथ, डिसेबिलिटी या अदर इंजरी हो गई तो सजा तो मिलेगी, साथ ही साथ विक्टिम को कंपनसेशन देने के बारे में 54C कहता है। तो जैसे 357C सीआरपीसी में हुआ करता था ना विक्टिम्स कंपनसेशन, वैसे ही 54C आप यहाँ पे कंपनसेशन देख लें। डेथ क्या है, 3 लाख रुपए डेथ के केस में मिलेगा कंपनसेशन, 2 लाख रुपए डिसेबिलिटी के केस में, और बाकी किसी केस में 20,000 रुपए आपको कंपनसेशन मिलेगा। और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आदेश किया गया है, एक्स व्यक्ति ने सपोज करिए कि मिलावटी शराब बेची और उससे किसी की डेथ हो गई, और उसको फाइन, उसके ऊपर बता दिया कि साहब आपको कंपनसेशन देना है 3 लाख रुपए फला व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है जिसके खिलाफ ये आदेश हुआ है। फिर देखिए 54D, इन्हीं मामलों की अगर आप क्या करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ठीक, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए साहब क्या सजा होगी, वैसे ही जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस के लिए आईपीसी में सजा होती है, वैसे ही सजा आपको यहाँ पे होगी साहब, उसी मैनर में। फिर देखिए, कहता है सेक्शन 55, पेनल्टी फॉर अनलॉफुली सेलिंग टू पर्सन्स अंडर 18 और एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन और वुमेन। तो कोई व्यक्ति, जैसे हमने पीछे देखा था सेक्शन 22 में और सेक्शन 23 के अंदर दो बातें। 22 कहता है कि साहब किसी चाइल्ड को शराब नहीं बेचनी है, किसी इनसेन पर्सन को शराब नहीं बेचनी है, किसी सोल्जर को जो ऑन ड्यूटी है
और यूनिफॉर्म में है, उसको शराब नहीं बेचनी है आपने। 22 कहता है, 23 कहता है कि साहब किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे शराब सर्व हो रही है वहां पे किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बीमार व्यक्ति को वो नहीं करना है, एम्प्लॉय नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस महिला को एम्प्लॉय करने के लिए कहा गया है कि एक्साइज कमिश्नर से आपने रिटर्न प्रायर परमिशन ली हो तभी एम्प्लॉय कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर आप ऐसा कर देते हैं और इसके साथ साथ अगर आप वहां पे इलीगल गेमिंग वगैरह कराते हैं, जैसे जुआ वगैरह खिलाते हैं, या वहां पे कन्विक्टेड पर्सन, ऐसे पर्सन जिनको की कन्विक्शन हुआ है नॉन बिलेबल ऑफेंसेस के लिए, और जो कि उस जगह पे कोई व्यक्ति किसी प्रोस्टिट्यूट वगैरह को, सेक्स वर्कर वगैरह को, हालांकि आई हैव ऑब्जेक्शन टू दिस वर्ड, लेकिन अब लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये करता है, परमिट करता है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है? 500 रुपए तक की पनिशमेंट है। ठीक है। हालांकि अमेंडमेंट मैंने देखा है, लेकिन अमेंडमेंट मैंने सर्च करने पे मिला नहीं। 500 रुपए हो सकता है कि बढ़ा दिया गया हो, आप भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक की जितनी मेरी जानकारी है 500 रुपए इसका फाइन है। क्योंकि देखिए लोकल लॉज की बेर एक्ट जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। लोकल लॉज की बेर एक्ट जो है ऑनलाइन सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोकली जो है आपको उसी राज्य में उसी जगह पे जाकर के लेना पड़ता है, तो आपको सही मिल पाती है। फिर देखिए, पेनल्टी फॉर रेंडरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, मान लीजिए थिनर है, ठीक है। अब ये क्या है? डीनेचर्ड स्पिरिट है। यानी कि इसके अंदर अल्कोहल तो है, लेकिन इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, ये लिकर के फॉर्म में इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पिएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन करता है, मिक्सिंग करता है, जिससे इसको डाइल्यूट करके पीने योग्य बनाने की कोशिश करता है, इसको अगर वो पीने योग्य बनाता है, तो उसके लिए सजा है, इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 2 लाख रुपए की, या सॉरी 2 साल की कम से कम इम्प्रिजनमेंट है, जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। कम से कम 2 साल, मैक्सिमम 5 साल। फाइन कम से कम 2 लाख रुपए, या फिर 5,000 पर बल्क लीटर। तो जितने लीटर आपने बनाया है उसके हिसाब से 5,000 जोड़ लीजिए। यानी कि अगर आपने 100 लीटर बनाया है तो आप जो है उसके हिसाब से 5 लाख रुपए जोड़ लीजिए। 5 लाख रुपए का कम से कम आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है साहब। फिर उसी तरीके से सेक्शन 57, पेनल्टी फॉर एक्साइजेबल आर्टिकल अनलॉफुली इंपोर्टेड। कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है जो अनलॉफुली इंपोर्टेड है, उसके लिए पेनल्टी कितनी है? इंपोर्टेड मतलब राजस्थान राज्य से की सीमाओं से बाहर से लाया गया है। इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। 20,000 रुपए का फाइन, और 5 टाइम्स या फिर पांच पांच गुना लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। वो हमने पहले समझा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू और 5 गुना क्या हो सकता है। फिर 58A, पेनल्टी फॉर एडल्ट्रेशन। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने क्या किया कि साहब एक शराब की बोतल है, उसके अंदर से शराब निकाली और उसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है। जो है हमने देखा होगा कभी कभार, जो है किसी फिल्म में देखा, मूवी में देखा होगा कि एक नौकर है, उसने मालिक की शराब की बोतल में से शराब निकाली और उसके अंदर पानी डाल दिया। इस प्रकार का कार्य करना, ठीक है, बेचने वाले के ऊपर के बारे में बात है। तो अगर वो ऐसा काम करता है, उसका लेबल बदल देता है, देसी दारू है यानी कि शराब की बोतल है फॉरेन की, यानी फॉरेन लिकर है, और उसके अंदर जो है वो देसी दारू भर दी, तो इस तरीके का जो काम करके अगर कोई व्यक्ति बेचता है, तो वो जो चीजें हैं, कॉर्क या होलोग्राम या लेबल में एडल्ट्रेशन करता है, तो पेनल्टी पहली बार अगर कन्विक्ट हुए तो कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। फाइन कितना लगेगा? कम से कम 10,000, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख। दोबारा फिर अगर किया तो कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, और फाइन कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख। ठीक है साहब। अब देखिए सेक्शन 59, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है पीछे के समय में, तो दूसरे राज्यों में एक्साइज एक्ट के अंदर से पूछा गया है ये। देखिए केमिस्ट की शॉप होती है, एक एक आप लोगों ने सुना होगा, एक सिरप होता है कोरेक्स,
अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है। तो ये जो कोरेक सिरप हुआ करता था, इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट काफ़ी अच्छा खासा होता था, तो बहुत सारे लोग इसको नशे के पदार्थ के तरीके से इस्तेमाल करते थे। यानी कि इंस्टेड ऑफ दारू वो अल्कोहल ये कप सिरप पूरा पी करके फिर वो नशे में घूमते थे। तो ये जो कंजम्पशन है केमिस्ट शॉप में इस तरीके की किसी चीज़ का, उसके लिए भी सज़ा बताई गई है। अगर ओनर ऐसा कराता है, तो उसके लिए क्या है 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपए फाइन है। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके ऊपर 200 रुपए तक का फाइन है, 200 रुपीज का फाइन है उसके ऊपर साहब। ठीक है, फिर देखिए लास्टली कुछ बेसिक बातें इसके साथ में। तो सेक्शन 62 पेनल्टी फॉर एनी अदर एक्ट नॉट प्रोवाइडेड एबव, ऊपर नहीं बताया है ऐसा कोई ऑफेंस, यानी आपका ऑफेंस ऊपर की किसी लाइन में फॉल नहीं होता है, पहले बताए गए किसी ऑफेंसेस में फॉल नहीं होता है। तो कितनी फाइन हो सकती है, सजा कितनी होगी, 200 रुपए का फाइन। ठीक, 62 है देखिए ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इसके अंदर बस इतना समझ लीजिए कि जैसे किसी भी और मामले में कंपनी के द्वारा जो ऑफेंस होता है जिस तरीके से डील किया जाता है, यहाँ भी वैसे डील किया जाएगा। जो मैनेजर डायरेक्टर जो कोई पर्सन इन अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। फाइन या कंपनसेशन कंपनी के ऊपर लगाया जा सकता है। ऑब्वियसली इम्प्रिजनमेंट में किसी कंपनी को नहीं डाल सकते, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल, उस व्यक्ति को वहां पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। बस इतनी बात है इसके अंदर। फिर 63 पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाई लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर और हिज सर्वेंट। तो कोई लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है, शराब बेचने वाला है व्यक्ति, दुकान वाला लाइसेंस्ड वेंडर है, और वही क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, नकली शराब बना रहा है, मिलावट कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए कितनी सजा है, इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स का है और फाइन 500 रुपए का है। दो बातें यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब, इसमें क्या है, अबेटमेंट और अटेम्प्ट। तो अगर अबेटमेंट या अटेम्प्ट किया गया है इन ऑफेंसेस का, जो अभी आपने ऊपर 9 चैप्टर में देखा, इस सब के लिए पनिशमेंट कितनी होगी, सेम पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट। ठीक है साहब। और सेक्शन 66 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन, अगर किसी व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है और दोबारा से वो फिर कन्विक्ट हो जाता है, तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, डबल पनिशमेंट। ठीक है साहब। तो ये रहा यहाँ पे इस पूरे लेजिस्लेशन का सार, या फिर आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन। तो हमने ये लेजिस्लेशन, ये एक्ट कंप्लीट कर लिया है। आप इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज चाहते हैं तो प्लीज जो है टेक्स्ट करिएगा मुझे टेलीग्राम पे। आप जो है आशु सर जुडिशरी जंक्शन के नाम से चैनल है, इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो ऐप है जुडिशरी जंक्शन के नाम से, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे मैं टेस्ट सीरीज भी ला सकता हूं अगर आप लोगों की डिमांड होगी। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो प्लीज डू लीव अ कमेंट। आप कमेंट में इस बात को लिख दीजिएगा कि साहब हमें टेस्ट सीरीज भी चाहिए, इसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अब आगे हम लोग ऐसे ही और लेजिस्लेशन जो राजस्थान में माइनर लेजिस्लेशन है उनको भी इसी तरीके से यूट्यूब पे कवर करेंगे। आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।